नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट वाइन स्टडी में। जैसा कि हमारा आज टॉपिक है टेंस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेंस क्या होता है। व्हाट इज टेंस? तो टेंस ए फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का एक रूप दैट शोज इफ समटाइम्स या समथिंग हैपन्स इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अर्थात क्रिया का वह कोई भी रूप जिसके द्वारा कार्य संपादित होने का समय या स्थिति का पता चले, वह टेंस अर्थात काल कहलाता है। टेंस से यह भी पता चलता है कि कोई भी कार्य या घटना होने की समय व दशा क्या है। व्हाट इज मैटर? वह कार्य या घटना वर्तमान समय का है, बीते हुए समय का है या आने वाले भविष्य का। किसी भी कार्य या घटना के समय को व्यक्त करने के लिए वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। यह भी ध्यान दें आप लोग कि किसी भी कार्य या घटना के समय को व्यक्त करने के लिए वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के टेंसेस में प्रयुक्त वर्ब की फॉर्म से ही हमें क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। अर्थात यदि वर्ब की फॉर्म उपस्थित ना रहे तो हम कैसे प्रयुक्त हो जान पाएंगे कि ये टेंस ही है। अर्थात टेंस क्रिया के समय का बोध भी कराते हैं। तो आइए जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। अर्थात टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। इन सभी टेंस के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। जितने भी टेंस हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके सभी के 4 रूप होते हैं। जैसा कि पहला है इंडेफिनिट यानी कि सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अर्थात इन जो टेंस है इनके 4 रूप होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए प्रेजेंट के सबसे पहले टेंस प्रेजेंट टेंस के बारे में भी जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। इस टेंस में प्रयुक्त वर्ब की फॉर्म द्वारा यह प्रकट होता है कि कार्य वर्तमान समय में ही हो रहा है। वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस यह दर्शाता है कि जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान काल में ही हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, ही राइट्स ए लेटर अर्थात वह एक पत्र लिखता है, और दूसरा आई एम टीचिंग इंग्लिश अर्थात मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये दोनों कार्य हो रहे हैं, ये प्रेजेंट में ही हो रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात यह प्रेजेंट का पहला टेंस है। चलिए इसे भी शुरू करते हैं। पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आए वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। पहचान के अनुसार इस काल में यह बोध होता है कि कोई भी कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है। इस टेंस में एक बात यह भी ध्यान रखिए कि इसमें यह प्रयुक्त हो जाता है कि कोई भी कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए विभिन्न नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहला नियम, ता, ती, ते वाली क्रियाओं के साथ है, हूँ, ते, हो, है का अनुवाद नहीं करते हैं। जैसे किसी भी टेंस में या सेंटेंस में आए कि मैं अपना कार्य करता हूँ, तो उस हूँ का अनुवाद नहीं किया जाता है। नियम नंबर 2, एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस लगा दिया जाता है। बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की वैसी अर्थात फर्स्ट फॉर्म में ही रख दिया जाता है। बहुवचन के साथ यस या ईएस जैसा कुछ प्रयुक्त नहीं किया जाता। नियम नंबर 3, एक वचनकर्ता के साथ ही, सी, इट या नेम आता है। दोस्तों, एक वचनकर्ता के अंतर्गत ही, सी, इट या नेम आता है तथा बहुवचनकर्ता के साथ आई, बी, यू, दे तथा कर्ता के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में भी आती है। जो क्रिया इसमें आएगी प्रयुक्त होकर वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी दोस्तों। तो चलिए नियम नंबर 4 पढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में यक्स, ओ, सी एच, एस एच तथा ईएस आए वहाँ ईएस का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें, जिन शब्दों के अंत में यक्स, ओ, सी एच, एस एच तथा ईएस आए वहाँ हमेशा ईएस का प्रयोग किया जाता है तथा शेष शब्दों के साथ यस का प्रयोग किया जाता है।
और चलिए इसके लिए फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले सिंगुलर नंबर के लिए यानी कि एक वचनकर्ता के लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब यस या ईएस या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ही एक वचनकर्ता के साथ ही सी इट या कोई भी नेम। तो फार्मूले में क्या ही सी इट या नेम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म तथा यस या ईएस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही है। चलिए प्लूरल नंबर के लिए जानते हैं यानी कि बहुवचनकर्ता। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। बहुवचनकर्ता के साथ जैसे आई वी यू दे आदि। बहुवचनकर्ता तथा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया की पहली फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट यानी कि अन्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके दोस्तों। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। इसमें वह सब्जेक्ट है, खेलता इसमें मेन वर्ब है और इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते शब्द आए हैं। इसके लिए यहाँ पर यस का, क्योंकि ये एक वचनकर्ता के अंतर्गत है इसलिए यहाँ पर यस का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सीता एक पुस्तक पढ़ती है। यहाँ सीता एक वचनकर्ता है और पढ़ना यानी कि मेन वर्ब और इसमें ता है, ती है यानी कि यह प्रेजेंट कर रहा है कि ये एक प्रेजेंट टेंस में है। सीता रीड्स ए बुक यानी कि सीता एक वचनकर्ता, सीता रीड्स अ बुक यानी कि सीता एक किताब पढ़ती है। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह क्रिकेट खेलते हैं। वे बहुवचनकर्ता है अर्थात दे, खेलना इसमें मेन वर्ब है तथा क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं अर्थात बच्चे जो हैं बहुवचनकर्ता है। बच्चे बहुवचनकर्ता है तथा जाना उनका मुख्य कार्य है तथा स्कूल ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है इसलिए बच्चे स्कूल जाते हैं तो चिल्ड्रन गो टू द स्कूल। और जाने के लिए हमेशा टू तथा आने के लिए हमेशा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो इसका भी पहला नियम देखते हैं। यदि ता है, ते हैं, ती हैं वाली क्रियाओं के साथ नहीं आता है तो वह वाक्य निगेटिव वाक्य हैं। जैसा कि सेंटेंस में लिखा है वे क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कि वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। नियम नंबर 2। एक वचनकर्ता के साथ क्रिया से पूर्व नहीं के लिए डज नॉट लगाते हैं अर्थात एक वचनकर्ता के साथ क्रिया से पूर्व डज नॉट लगाते हैं। जो भी यहाँ पर जैसे एक वचनकर्ता है सीता रीड्स अ बुक यानी कि यहाँ जब एक वचनकर्ता रहेगा तो आगे यस की जगह पे डज नॉट लग जाएगा जब निगेटिव में रहेगा। बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया से पूर्व नहीं के लिए डू नॉट लगाते हैं यानी कि कोई भी बहुवचनकर्ता रहेगा जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट यानी कि वहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। नियम नंबर 4। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है तथा उसमें कभी यस या ईएस नहीं लगाते हैं। जिसमें डू या डस का प्रयोग कर देते हैं इसलिए उसमें यस या ईएस कभी नहीं लगाते, उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर नंबर के लिए इसका एग्जाम फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस डज नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लूरल के लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यानी कि बहुवचनकर्ता प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वह क्रिकेट नहीं खेलता है अर्थात वह क्रिकेट नहीं खेलता है अर्थात यहाँ पर जो सेंटेंस आया है वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह इसमें सब्जेक्ट है, खेलना मेन वर्ब है और देखिए नहीं आया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट फार्मूला के अनुसार। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है तो सोनाली इसमें सब्जेक्ट है, पुस्तक ऑब्जेक्ट है तथा
पढ़ना उसका मेन वर्ब है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोनाली डज नॉट रीड अ बुक। देखिए इसमें भी यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि इसमें सेंटेंस में डज नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। मनुष्य रोते नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, मनुष्य रोते नहीं है। मैन डू नॉट वीप। इसमें मनुष्य देखिए बहुवचन करता में, यार रोते नहीं है सेंटेंस के अनुसार देखिए इसमें मनुष्य जो है वो बहुवचन करता है। तो मैन डू नॉट वीप, यहाँ भी देखिए यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। खरगोश दहाड़ते नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए, खरगोश दहाड़ते नहीं है। खरगोश यहाँ पर बहुवचन करता है तथा दहाड़ना उनका मुख्य कार्य है। और यहाँ पर नहीं जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का है। द हेयर डू नॉट रोर, यानी कि खरगोश दहाड़ते नहीं हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जैसे कुछ सेंटेंस आते हैं, द क्रो इज़ नॉट वाइट, अर्थात कौवा सफ़ेद नहीं होता है। द स्काई इज़ नॉट ब्लैक, आसमान काला नहीं होता है। इन जैसे वाक्यों की क्रिया में हूँ, है, हो पर समाप्त हो जाती है। तो क्रियाओं के अंत में ता ती ते लगा है, तो ये भी कैसे सेंटेंस नहीं हुआ, तो उपयुक्त वाक्यों में नहीं लगा है। तो आइए समझाते हैं, इसके लिए नियम है। तो प्रयुक्त नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट नहीं आया, क्यों? हमेशा एक बात याद रखिए कि जब इज एम आर मूल रूप क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो डू या डज नहीं आता है। डू या डज तभी आता है जब मुख्य क्रिया का कोई भी और होती है। इस प्रकार के प्रेजेंट में ही होते हैं, इस प्रकार के वाक्य केवल प्रेजेंट में ही होते हैं। ऐसे जो वाक्य मिलेंगे प्रेजेंट मिले, जैसे यहाँ पर सेंटेंस था कि कौवा सफ़ेद नहीं होता है, अर्थात क्रो इज़ नॉट वाइट। यहाँ पर भी ता है ती है आए, लेकिन यहाँ पर यस या यस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, उसके लिए भी नियम है। जैसा कि बताया गया, जब इज एम आर मूल क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो डू या डज नहीं आता है। डू या डज तभी आते हैं जब मुख्य क्रिया कोई और होती है। इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट में ही होते हैं। तो यहाँ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव समाप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे जैसे प्रश्नवाचक शब्द आए तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नियम इसका देख लेते हैं। जैसे यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो एक वचनकर्ता के साथ वाक्य से पूर्व डज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ वाक्य से पूर्व डू लगाते हैं। जैसा अभी हमने सेंटेंस में ऊपर लगाया था नेगेटिव सेंटेंस में, वहाँ बीच में डू या डज लग रहा था। यहाँ पर सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक होगा तब आकर आगे लग जाएगा। तो एक वचनकर्ता के साथ वाक्य से पूर्व डज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाते हैं। इसका नोट भी देख लीजिए। इसका विशेष बात है, प्रश्नवाचक वाक्यों अर्थात शब्दों को डज और डू से पूर्व ही लगाते हैं। जैसा कि हमने सभी सेंटेंस में बताया, इसमें नियम भी है। यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द आए, अर्थात क्या, क्यों, कैसे कुछ भी आए, प्रश्नवाचक वाक्य यदि बीच में आ जाए तो वाक्य के शुरू में व्हाट या उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। और यदि क्या आरंभ में आए, क्या, क्यों, कैसे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आए तो वाक्य में क्या अर्थात उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सिंगुलर नंबर के लिए इसकी फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए डज यानी कि इसकी मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया रहेगी, यहाँ सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया का पहला फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कोई भी लगाए, तथा लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। दूसरा है क्वेश्चन वर्ड, अर्थात जैसा कि हमने बताया अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाई, व्हाट जैसे शब्द बीच में आ जाएं तो वहाँ पर सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए उस क्वेश्चन वर्ड प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो फार्मूला है ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में कार्य करेगा, क्योंकि जो भी सेंटेंस बनते हैं वो दोनों में बनते हैं इस प्रकार के सेंटेंस, क्योंकि बहुवचन करता रहेगा तब भी वाक्य में क्यों या कैसे बीच में आ सकते हैं। तो प्लूरल नंबर के लिए देखिए फार्मूला
तो फार्मूला है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और प्लस लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। आप हमेशा प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, क्वेश्चन वर्ड, ताकि उससे सेंटेंस का ज्ञान हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए दोस्तों। क्या बच्चे स्कूल जाते हैं? डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुवचनकर्ता के अंतर्गत, इसलिए डू का प्रयोग पहले कर दिया गया है और द चिल्ड्रन यानी कि सब्जेक्ट, गो टू स्कूल, गो जाना इसमें इनका मुख्य कार्य है और स्कूल जो है इनका ऑब्जेक्ट है। तो डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या श्याम एक पुस्तक पढ़ता है? डज श्याम रीड अ बुक। अर्थात यहाँ पर श्याम जो है एक वचन करता है और इसके साथ डज का प्रयोग किया गया है। डज श्याम रीड अ बुक, यानी कि क्या श्याम एक पुस्तक पढ़ता है। अब लास्ट में चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें भी सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही नियम लगते हैं। इसके लिए सिंगुलर नंबर का फार्मूला देखते हैं। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी कि जो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते थे वहाँ पर बीच में नॉट भी आता है। इसमें नॉट शब्द भी इम्पॉर्टेंट रहता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमेशा नॉट शब्द प्रयुक्त होता है। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की। सिंगुलर नंबर के लिए इसका देख लेते हैं फार्मूला कि डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है, केवल बीच में नहीं शब्द आ जाता है। इसके लिए इसका फार्मूला नॉट लगा देते हैं। दूसरा फार्मूला देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप हमेशा याद रखें कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। प्लूरल के लिए इसका देखते हैं फार्मूला। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि डू और जो उसका सब्जेक्ट रहेगा प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, अर्थात क्या, इसमें देखिए क्या पहले शब्द आया, इसलिए यहाँ पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी गई। तो सबसे पहले इसकी सहायक क्रिया डज, वाह की अंग्रेजी इसमें जो वाह है वो सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ ही, और नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग। तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, अर्थात वह क्रिकेट नहीं खेलता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, अर्थात डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, अर्थात यहाँ पर भी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्योंकि क्या इसमें पहले आया, अगर बीच में आया होता तो आगे सबसे पहले हॉट लगाते हैं। यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज आप सबको एक नई चीज़ बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले जानते हैं सदैव सत्य रहने वाली बात, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रकट करने के लिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, अर्थात सूर्य पश्चिम में ही छिपता है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। हमेशा इसका प्रयोग सदैव सत्य रहने वाली बात यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रकट करने के लिए किया जाता है। दूसरा जो है इसका प्रयोग किसी आदत का वर्णन करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए। सी गोज़ फॉर ए वॉक डेली, यानी कि वह सुबह रोज़ टहलने जाती है। और तीसरा देखते हैं इसका बार बार दोहराई जाने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए। इसका प्रयोग जो होता है तीसरा देखिए, बार बार दोहराई जाने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वी गो टू स्कूल डेली, यानी कि हम सब स्कूल रोज़ जाते हैं। ये बार बार दोहराने वाली क्रिया है, क्योंकि स्कूल तो सभी रोज़ जाते हैं। भविष्य में घटित होने वाली किसी योजना को प्रदर्शित करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर द यूनाइटेड किंगडम एट 10 AM नेक्स्ट मंडे। और पांचवा देख लीजिए। शेड्यूल क्रिया के लिए एग्जाम्पल। शेड्यूल क्रिया मतलब जो कि हमारा नित्य क्रिया हो। द क्लास स्टार्ट एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि जो क्लास है, यानी कि जो हमारा क्लास है
वो सुबह में 9 बजे स्टार्ट होगा। इसके आगे वाला देखते हैं इसका उपयोग कि किसी बीती घटना का कथन रूप में वर्णन करने के लिए, इसका विस्तृत वर्णन करने के लिए भी इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सम्राट अशोक नाउ राइड्स ए हॉर्स एंड लीड्स द फोर्स अगेंस्ट द enemies in the battle of Kaling. The battlefield turns red with the blood of slain. Ashok sees the bloodshed with his own eyes and feels that he is the cause of the destruction. और इसका अगला उपयोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि किसी ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसको भी दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, पंजाब सराउंड्स बाय द सरोवर, ए लार्ज लेक ऑफ होली लैक। इसके आगे वाला देखते हैं, आंखों देखा हाल का प्रसारण करने के लिए, यानी कि कुछ भी जो भी आपने अपनी आंखों से देखा हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द पुलिस कम्स एंड कैच द थीफ, ये आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। नोट, इसका जानिए कि ऑलवेज, एवरी, नेवर, ऑफन, नॉर्मली, सेल्डम, यूजली, समटाइम्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखिए। जो इसका नोट है आप इन सभी को नोट करते हुए चलिए कि जो भी ऑलवेज, एवरी, नेवर, ऑफन, नॉर्मली, सेल्डम, यूजली, समटाइम्स जो हैं इनके साथ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका उपयोग आप लोग समझ गए। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और इसका आप नोट्स बनाते चलिए। हमारा वीडियो रोज़ आप लोगों के पास पहुँचेगा। इसका नोट्स बनाते चलिए और इसका आज का होमवर्क लिख लीजिए। जो छोटे भाई हैं पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास देख रहे हैं, वो भी इसका काम देख लें होमवर्क। वह रोज़ सुबह पढ़ता है। क्या वह खाना खाता है? वह क्रिकेट क्यों खेलते हैं? सीता गाना नहीं गाती है। सूर्य पश्चिम में ही अस्त होता है। मोहन स्कूल जाता है। वह एक गीत गाती है। यानी कि वह रोज़ सुबह जब पढ़ता है। क्या वह खाना खाता है? वह क्रिकेट क्यों खेलते हैं? सीता गाना नहीं गाती है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। मोहन स्कूल जाता है। वह एक गीत गाती है। यानी कि ये 7 सेंटेंस आप घर पर ट्राई करें।